हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। मैं श्यामकरण, IRI PhD एग्रोनॉमी। आज आपको सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के माध्यम से एग्रोनॉमी की क्लास जो फर्स्ट क्लास होगी, और ये क्लास है यूपी कैटेट BHU ICR JRF SRF की। ठीक, ये स्पेशली जो PG यूपी कैटेट है उनके लिए बनाई जा रही है, और इसमें JRF SRF और BHU के लिए भी बनाई जा रही है। तो मेन फोकस हम लोग जो कर रहे हैं एग्रोनॉमी में, बिल्कुल ये शुरुआत से चलेंगे, एक एक करके लेके चलेंगे। तो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एग्रोनॉमी में शुरुआत से एक एक करके पॉइंट में। तो सबसे पहले पॉइंट आपको पता है कि एग्रोनॉमी क्या है। ठीक, ये सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, फिर हम कुछ बता दे रहे हैं। तो पॉइंट वाइज हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, ये जनरली सबको पता रहता है। ठीक, पहली बात देखिए, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं एग्रोनॉमी 2 ग्रीक्स वर्ड से बना है, एक है एग्रोज और दूसरा है हमारा नोमोज। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं एग्रोज प्लस नोमोज। ओके, एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोज का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ये जनरली डेफिनेशन को पता रहती है, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, बिगिनिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग पता चला। तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्रोनॉमी की सिंपल सी डेफिनेशन हमने देखी कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट के साथ साथ क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है आपको अच्छे से पता। फील्ड है तो उसमें वाटर डालेंगे तो वाटर मैनेजमेंट होगा, और इसके बाद क्रॉप्स लगाएं तो क्रॉप्स मैनेजमेंट होगा। ठीक, तो ये देखिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी एक ब्रांच है। तो आप लोग कह सकते हो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, ब्रांच किसकी? एग्रीकल्चर की। ठीक है, और ये किसको डील्स करती है? तो हम लोग कह सकते हैं डील्स विद फील्ड वाटर एंड क्रॉप्स मैनेजमेंट। इन तीन चीजों का यहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट, ये बात सबको पता होगी, सबको जनरली तो अच्छी तरीके से याद रखना कि फील्ड, वाटर और क्रॉप्स मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे ये फील्ड है, दिस इज द फील्ड। ठीक, फील्ड में आप लोग क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते हो, क्रॉप के साथ साथ आपको पता है कि वाटर इंट्रोड्यूस करते हो, और वाटर और क्रॉप्स, इसके बाद इन सब का हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक, फील्ड, वाटर और क्रॉप्स मैनेजमेंट। ठीक, और इसके बाद इसमें और एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ये, इसमें और आगे लगा सकते हैं कि इसमें पर यूनिट एरिया में हायर प्रोडक्शन करना। तो पर यूनिट एरिया में हायर प्रोडक्शन, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो सकती है। यहाँ पर ये जरूर लगाना कि पर यूनिट, मेन मकसद है पर यूनिट एरिया हायर प्रोडक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ फील्ड, वाटर एंड क्रॉप्स मैनेजमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, और पर यूनिट एरिया हायर प्रोडक्शन। ठीक, इतनी बात हमने नोट कर ली एग्रोनॉमी में। बट ठीक, बेसिकली हम लोग कॉम्पिटेटिव बेस पढ़ लें तो ज़्यादा आपको डीप नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे बता दे रहे हैं। दूसरी बात है कि आपको अच्छे से पता है कि एग्रोनॉमी का मोटो क्या होता है। ठीक, तो आपको पता है कि टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम लागत में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम आता है। ठीक है ना, इतनी चीज हम लोग देख रहे, टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये सब इतने डेफिनेशन हम लोग इंक्लूड कर देते। ग्रीक वर्ड है, जनरली सब लोग जानते होंगे। ठीक है, फील्ड और मैनेजमेंट होता है, और ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, वाटर और क्रॉप को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, तो मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, इतनी चीजें सबको पता होगी जनरली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसमें ये देखते हैं कि एग्रोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें और एग्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी बातें हम लोग सब लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रोनॉमी में कि एग्रोनॉमी की रेफरेंसेस कुछ देख लेते हैं। रेफरेंसेस या बुक है जो आप लोगों को पढ़ने हैं, रेफरेंस स्पेशली PG स्टूडेंट के लिए। ठीक, जो JRF SRF है उन सब लोगों के रेफरेंसेस आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक, रेफरेंसेस में सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक, आपको ये बुक तो पढ़नी है एग्रोनॉमी। ठीक, ये बुक एक SR रेड्डी, आपको पता है कि ये राइटर, तो ये सबको फॉलो करना, SR रेड्डी एंड रेड्डी, क्योंकि शुरू से पढ़ा रहे हैं तो एक एक करके हर चीज़ों को बता दे रहे हैं ना। इसके बाद ये बुक, इसके बाद आपको वीड मैनेजमेंट की आपको देख लेना बुकें।
वीड मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता है कि मॉडर्न वीड मैनेजमेंट, तो वीड मैनेजमेंट में आप लोग कर सकते हो मॉडर्न वीड मैनेजमेंट ओपी गुप्ता की, मॉडर्न वीड मैनेजमेंट ओपी गुप्ता की बुक पढ़ सकते हो, ओपी गुप्ता, ठीक। उसके बाद वीड साइंस, ठीक, वीड साइंस आप लोग पढ़ सकते हो किसकी, टीके दास की बुक, ठीक, वीड साइंस की। इसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो एग्रोनॉमी की सोसाइटी की बुकें, बहुत सारी बुकें होती हैं, ठीक। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक वीड साइंस बोलिए, टीके दास सर की है, टीके दास, ठीक, ये वीड साइंस, ठीक। और इसके बाद दूसरी बुक एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी, ये पढ़ लो, टर्मिनोलॉजी, ये बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, ठीक। टेक्स्ट इसको भी बस एक टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट, ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये भी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की है, ठीक। ज़्यादा वक्त तो ये सब बुकें पढ़ना, ठीक है। और इसके बाद एक आपको फैक्ट ऑफ कंपटीशन एक बुक आती, फैक्ट ऑफ कंपटीशन वाली बुक आती है, आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है, संदीप सिहाग और मीना वाली, संदीप सिहाग और मीना, तो इस बुक को फॉलो कर लेना, ठीक। कंप्रहेंसिव एग्रोनॉमी आती है, इसको भी अच्छे से देख लेना, ये सब बुकें होती हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोगों को इरिगेशन एग्रोनॉमी SR रेड्डी वाली बुक पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, मेनली इरिगेशन के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। और ड्राई लैंड जो कवर होता है हमारा, वो सब प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में ज़्यादातर कवर हो जाता है, तो इतनी बुक हम लोगों को फॉलो करनी। आप लोगों के लिए अगर शॉर्ट में पढ़ना हो एग्रोनॉमी, तो आप लोग ये मीना वाली बुक फॉलो कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। बस इतनी बुकें आप लोग नोट कर लेना, और बहुत सारी बुकें होती हैं कंप्रहेंसिव एग्रोनॉमी का। इस बार ऑब्जेक्टिव आपको बना एग्री विजार्ड पढ़ लेना, एग्री विजार्ड के बाद आप लोग जो है वालिया की पढ़ लेना, और इसके बाद एक बुक आप लोग पढ़ लेना जो है गंगाधर और नंदा की एग्रोनॉमी की बुक आती है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखा हमने एग्रोनॉमी की। अब और आगे चलते हैं, तो आपको पता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की बात होगी तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जरूरत है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए 1955। इसके बाद ये भी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1907, ये सब चीज़ें हमको अच्छी तरीके से जानना है। और इसके बाद हमें ये भी याद रखना है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1955 और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1907। दूसरी बात है एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे मेन फादर हैं उनका नाम भी हमको याद रखना है, तो वो फादर हैं आपके पीट्रो डे क्रेसेंजी, ठीक। पीट्रो डे क्रेसेंजी सबको जनरली पता ही होगा, फिर भी नाम याद रख, सिस्टमेटिक सब चीज़ें नोट कर लेना है। और पीट्रो डे क्रेसेंजी की जो बुक है आपको पता ही होगा, ओपस रूरेलियम कामोडारम, है ना। ये बुक पता होगी सबको, इसलिए हम लोग इसे एग्रोनॉमी का फादर बोलते हैं ना, फादर ऑफ पीट्रो डे क्रेसेंजी, ठीक। इतनी बातें हम एग्रोनॉमी में याद रखें, उसकी डेफिनेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, बुकों के नाम, रेफरेंसेस के नाम, ठीक है। तो ये सब आपको जैसे कि पता है एग्रोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए जो बच्चे JRF और SRF की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें, तो अच्छी तरीके से एक एक करके पढ़ना है इन सब बुकों को। बाकी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाना और लाइक कर लेना और शेयर भी करते जाना बच्चों, ठीक है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें से एग्रोनॉमी जो हमको मेन टॉपिक कवर करने हैं, मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक जो ज़्यादातर हमारे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में सबसे पहले इरिगेशन पढ़ना अच्छी तरीके से, इरिगेशन के बारे में। दूसरी बात हमको पढ़ना है इसका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग वगैरह। तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ना है इसमें वीड साइंस, ठीक। वीड साइंस को अच्छे से कवर कर लेना, ये सब चीज़ें इस तरह से हम सब पढ़ाएंगे एक एक करके, ये टॉपिक एक एक करके हर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इसमें वीड साइंस के बाद हम लोग देख सकते हैं इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, मेजर पोर्शन हम लोग इतना देख सकते हैं, ठीक। ये क्रॉप, ये एग्रोनॉमी का पोर्शन है। एग्रोनॉमी आपको पता कि एग्रोनॉमी जब आप पढ़ते हो तो सॉइल साइंस जरूर पढ़नी पड़ेगी, सॉइल साइंस, ठीक।
तो सॉइल साइंस के आप लोग ट्रेटाइज पढ़ लेना, ट्रेटाइज अच्छी तरीके से, ठीक। और इंडियन सोसाइटी और ISSS भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक। ISSS के बाद आप लोग ये भी पढ़ लेना DK दास, नॉट TK दास, DK दास, ये सब बुक है। इनके नाम भी आपको याद रखना है, राइटर के नाम भी याद रखने हैं। कभी कभी राइटर नाम ऐसे दे दिया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड है ना। टिस्डल एटाल की आती है एक बुक, उसको भी पढ़ लेना, ठीक। और ऑब्जेक्टिव भी सॉइल साइंस की आती है, ट्रेटाइज टाइप के एटेला वाली ऑब्जेक्टिव आप वो फॉलो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट स्पेशली JRF वाले हैं उनको ध्यान देना, ये सब बातें सॉइल साइंस में अच्छी तरीके, ठीक। तो ये चीजें कवर करना एक एक करके, तो हम इनको बताएंगे। ये फास्ट हम लोग अभी बता दे रहे हैं, ये रेफरेंसों के नाम। बस अब हम स्टार्ट करते हैं, कोई एक टॉपिक को लेकर अच्छी तरीके से चलते हैं। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। मेन टॉपिक में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब एक एक वीडियो सिस्टम से मिलेंगे, आप लोग नोट करते जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप बता देना, और इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि सर इसमें दिक्कत है, आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी समस्या, ठीक है। चलो अब हम इसमें से एक टॉपिक कोई भी पढ़ लेते हैं। चलो क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन की बुक तो आपको बताया नहीं, तो आपको अच्छे से पता होगी, सब लोग राजेंद्र प्रसाद के है ना, तो आपको पता है क्रॉप प्रोडक्शन में जो बुक हैं राजेंद्र प्रसाद, आप पढ़ लेना अच्छे, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन में देखो क्या, राजेंद्र प्रसाद की वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 से क्रॉप प्रोडक्शन का मिनिमम पोर्शन आता है, ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना। क्रॉप प्रोडक्शन को जब पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करेंगे सभी चीज़ों में, तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद देखो छिद्दा सिंह, ये छिद्दा सिंह की बुक आप लोग देख लेना इसमें, ठीक। ये इसे 2 बुक है, जो छिद्दा सिंह को पहले पूरी पढ़ लेना, सिंपल सी है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। राजेंद्र प्रसाद के दोनों वॉल्यूम आते हैं, तो वॉल्यूम को दोनों पढ़ते रहना। वक्त जिनके पास ज़्यादा तो वो लोग अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो चलो ये बुकों के नाम हमने था क्रॉप प्रोडक्शन में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में देख ले रहे हैं, सिस्टम से थोड़ा। एग्रीकल्चर क्या होता है ना, बेसिकली एग्रोनॉमी के बारे में बताया हमने, एग्रीकल्चर में तो आपको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है ना। एग्रीकल्चर का मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोडक्ट, और क्रॉप अच्छे से क्रॉप को ग्रो करते हैं, या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक, फसल उगाने के लिए भूमि में जितने भी क्रियाएं करते हैं या उससे संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं, अपने भोजन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए जो भी जितनी क्रियाएं करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर में आपको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर को अगर देखें तो ये लैटिन वर्ड है, सिंपल अगर बातें, ठीक, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में हम लोग आपको पता कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, सिंपल लैंग्वेज, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ना। तो ये इट इज क्या कहते हैं कि हम लोग इसको कह नहीं सकते कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एग्रीकल्चर हो जाएगा, ये पूरी डेफिनेशन। यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ हम ऐसे नॉर्मल बोल दे रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि एन एक्टिविटी ऑफ मैन प्राइमरली फूड फाइबर बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फूड फाइबर जो नेचुरल रिसोर्स से यूज करते हैं उसे कंप्लीट हम लोग एग्रीकल्चर में रखते हैं। वैसे हम लोग जनरली एक कोडिंग करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि एग्रीकल्चर आप लोग समझ चुके हो, यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स में अच्छे से आपको पता है कि क्रॉप्स किसे बोलते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ना, ये सबको पता होगा कि इसे क्रॉप्स बोलते हैं। विच इज यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक पर्पज है ना, इकोनॉमिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बातें, तो क्रॉप्स की बात आ गई, यहाँ पर क्रॉप्स समझ लिए, एग्रीकल्चर समझ, सिंपल सी बात, ठीक। अब इसी में क्रॉप्स में देखो ये लिखा क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं आगे हैं। चलो तो आप लोग चैनल को शेयर करते जाना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो बैच चल रहे हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे सर्वोत्तम है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना आराम से, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग आ सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें पता हो जाएंगी, ठीक है। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन में आपको अच्छे से पता है कि क्रॉप क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्लांट है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। तो क्रॉप्स प्रोडक्शन हमने कौन कौन सी क्रॉप से पढ़नी है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। सबसे पहले आपको पता है कि सीरियल्स क्रॉप, ये सीरियल्स क्रॉप्स, ठीक। दूसरा आप लोग देख सकते हैं पल्सेस क्रॉप्स, ठीक। तीसरा हम लोग देख सकते हैं शुगर क्रॉप्स, ठीक, इनमें फोकस करना। कॉमर्शियल क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, और इसके बाद 5 फॉडर क्रॉप, ठीक। इन क्रॉप्स को हम लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं ना।
तो यहाँ देखो सीरियल क्रॉप, पल्स क्रॉप, शुगर क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप, फॉडर क्रॉप, ठीक है, ग्रीन मैन और बहुत सारी क्रॉप, लेकिन मेन फोकस हाँ यहाँ पर हमें इतने में करना है, ठीक है। तो चलिए हम किसी एक ग्रुप को स्टार्ट करते हैं और एक ग्रुप को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। तो चाहे आप सीरियल पढ़ें, चाहे पल्सेस शुगर पढ़ें, चाहे कॉमर्शियल पढ़ो, चलो किसी एक को पढ़ते हैं। चलो आज हम पढ़ते हैं पल्सेस क्रॉप्स के बारे में। तो पल्स क्रॉप्स हम लोग हेडिंग डाल लेंगे और पल्स क्रॉप जो छात्र जो भी हैं वो सब नोट कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने इतना जो कुछ बताया वो सब इंट्रोडक्शन है, सब बिल्कुल बेसिक है, उसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं। अब जो मेन स्टार्ट होगा आपके मास्टर के JRF SRF के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से याद रखना। देखो ये देखा पल्सेस, ठीक। सबसे पहले पल्सेस में पहला हम लोग देखते हैं कि पल्स किसे कहते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले ये देखें, पल्स जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक, हमको ये याद रखना है पहली बात, फ्रेंच वर्ड, ठीक। और जितने भी पल्सेस होते हैं मोस्टली बिलोंग, जनरली आप लोग बिलोंग लेग्यूमिनस फैमिली, ठीक। ये याद रखना आपको, लेग्यूमिनस। और लेग्यूमिनस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेबेसी, है ना, सबको पता होगा ये। और इनकी एक चीज़ और याद रखना, सब फैमिली, अगर आपसे पूछा जाए सब फैमिली, तो सब फैमिली में आपको याद रखना पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी, है ना, ये चीज़ आप याद रखने की, इसकी सब फैमिली होती है जितने भी लेग्यूमिनेसी करो। ओके चलो नेक्स्ट। तो देखो अब लेग्यूमिनेस के बारे में या पल्सेस के बारे में एक एक चीज़ हम लोग सब पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि जो पल्स जितनी हुई होगी वो सब डाइकोटिलिडन होती हैं। मेन पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं हम लोग, डाइकोटिलिडन होती है। सभी पल्स कैसे होती हैं, डाइकोटिल। अगर डाइकोटिलिडन होती हैं तो इनका टाइप ऑफ रूट सिस्टम कैसा होगा, आपको पता है, टैप रूट सिस्टम। कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम होगा, ठीक। अगर डाइकोटिलिडन टैप रूट सिस्टम, ओके। अगर इसकी बात करें सीड कैसा होता है, तो आपको पता है डाइकोटिलिडन हमने बता दिया, ठीक। और रूट कैसा होता है, तो टैप रूट होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम लोग देखें, इसके बाद आपको पता है कि इसका जो फ्रूट होता है पॉड होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट पॉड। लेकिन पल्सेस में आपकी ग्राउंडनट भी आती है, तो ग्राउंडनट में लोमेंटम होता है, ये याद रखना है ना। तो ये पॉड जनरली सबका कैसा होता है, पॉड। और हम लोग बात देखो जितनी पल्सेस होते हैं उसमें स्टेमन हमारे होते हैं 10। ये भी एक चीज अच्छी तरीके से याद रखना, कितने होते हैं, 10 होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो सीरियल्स होते हैं उसमें स्टेमन कितने होते हैं, 3 एक्सेप्ट राइस, राइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। ये चीज याद रखनी है। और इसके बाद आगे हम लोग और देख लें पल्सेस में कि पल्सेस में मोस्टली जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस बिलोंग C3 ग्रुप। ज़्यादातर कैसे होते हैं, C3 प्लांट होते हैं ग्रुप, ठीक। यहाँ से नीचे से दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, ठीक। तो पल्सेस कितने कैसे होते हैं, ज़्यादातर C3 होते हैं, ठीक। स्टेमन कितने होते हैं, 10। टैप रूट सिस्टम होता है जनरली कोटिलिडन। और देखो कुछ फसल जो जितने भी पल्सेस होते हैं इनका जो और कैरेक्टरिस्टिक होता है आपको अच्छे से पता है कि ये इनमें नाइट्रोजन हम लोग कम देते हैं, है ना। नाइट्रोजन की क्वांटिटी को हम लोग क्यों कम देते हैं, क्योंकि पल्सेस लेग्यूमिनस फैमिली से होती है। तो लेग्यूमिनस फैमिली में आपको पता है कि इनकी रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए फिक्सेशन कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए इनमें कम देते हैं रूट। तो इतनी बातें नोट कर लेना, है ना। चलो और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पल्सेस के बारे में जान ले रहे हैं। तो देखो पल्सेस जो है अगर सरलता से इजी हम लोग इसका स्टडी करें तो हम लोग इसको 2 टाइप्स में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर ले रहे हैं कि पल्सेस, है ना। तो ऐसे नोट करें जैसे कि रबी पल्सेस, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं खरीफ, ठीक। कुल पल्सेस हम लोग जायद में भी ग्रोन कर सकते हैं। तो आपको पता रबी पल्सेस में जैसे पी, ठीक, चिक पी, मेन इस हमने देखे पी, चिक पी, ये कैसी फसल होगी, रबी। और उसके बाद लेंटिल, ठीक, ये लेंटिल कैसी, ठीक, ये भी सब रबी। उसी में खरीफ में अगर हम लोग देखें, खरीफ में मोथबीन, है ना, ये सब चीजें याद रखें। हॉर्स ग्राम, ठीक। ग्रीन ग्राम मूंग को बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक। ब्लैक ग्राम कैसे बोलते हैं, ब्लैक ग्राम तो आपको उड़द को बोलते हैं, ठीक। ब्लैक ग्राम के बाद रेड ग्राम, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना मेनली इतनी पल्सेस के बारे में। देखो अब ये खरीफ और रबी में इनके कुछ कैरेक्टर से हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी आपकी खरीफ वाली होगी, ये खरीफ वाली पल्स हैं, तो ऑल खरीफ्स, जितनी खरीफ वाली पल्सेस होगी सभी खरीफ में जो भी जर्मिनेशन होता है वो इपीजियल होता है। कैसा होता है, इपीजियल, ठीक। एक्सेप्ट इपीजियल क्या होता है, इपीजियल ड्यू टू हाइपोकोटाइल, याद रखना है, तो नॉट इपीकोटाइल। तो एक्सेप्ट आपको पता रेड ग्राम, क्या
रेड ग्राम, है ना, ये चीज़ याद रखनी। और जितनी भी आपकी रबी वाली होगी तो रबी वाली में जो भी जर्मिनेशन टाइप होगा वो कैसा होगा, हाइपोजियल। ओके, कैसा होगा बेटा, हाइपोजियल होगा। ठीक, ये इतने मेन पॉइंट नोट करना। देखो अब पल्सेस में आपको पता है कि इंडिया में जो हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पल्सेस होता है वो इंडिया में होता है ना। पल्सेस का प्रोडक्शन देखा जाए इंडिया में अच्छी तरीके से पल्सेस हो, तो पूछा जाता है कौन सी क्रॉप्स जो कौन सा ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आप लोग बता सकते हैं पल्स। अगर बात किया जाए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपको पता है एमपी में होता है। ठीक, इसलिए बाउल ऑफ पल्सेस बोलते हैं एमपी में। ठीक, अगर पूछा जाए यूपी में कहाँ पल्सेस होता है, तो यूपी में अच्छे से आपको पता बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड। ठीक, तो बुंदेलखंड रीजन का मतलब क्या है, बुंदेलखंड रीजन में कहाँ पर, तो आपको पता हमीरपुर। ठीक, तो जो कि हमीरपुर होता है इसे बाउल ऑफ पल्स बोलते हैं, बुंदेलखंड का यूपी का। तो ये सब चीज़ें याद रखनी अच्छी से। वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में इंडिया में है ना, और क्या कहते हैं कि जो है इंडिया में कहाँ पर, तो इंडिया में आपको पता है कि एमपी में, और यूपी में कहाँ, बुंदेलखंड हमीरपुर में। ठीक, बुंदेलखंड रीजन में मेनली होता है। ठीक, चलो, जो वर्ल्ड हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सी पल्स है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्स, विच पल्स ऐसे कह सकते हैं, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है चिकपी। इसलिए चिकपी को आपको पता है किंग ऑफ पल्सेस बोलते हैं, किंग ऑफ पल्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ पल्स किसको बोलते हैं, चिकपी को बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग बात करें क्वीन ऑफ पल्सेस, क्वीन ऑफ पल्सेस की बात करेंगे अगर, तो क्वीन ऑफ पल्सेस में अच्छे से आपको पता है कि पी को बोलते हैं, है ना, किसको बोलते हैं, पी को, क्वीन किंग। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है आपको पता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया, एमपी, बुंदेलखंड, फिर इसके बाद इसको चिकपी और पी, ये सब बातें अच्छी तरीके से नोट कर लेना है ना। इसके बाद ऐसी पल्स जो सबसे ज़्यादा ड्राउट रेसिस्टेंस होती है, पल्स मोस्ट ड्राउट रेसिस्टेंट जो होती है, पिजन पी, जिसे रेड ग्राम आप लोग बोलते हैं, पिजन पी। ठीक, मोस्ट ड्राउट रेसिस्टेंट होती है। अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन में आपको मौत बीन होगा तो मौत बीन ज़्यादा हो जाएगा, अगर इनमें से ऑप्शन होगा रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, तो आप लोग बता सकते हो कि रेड ग्राम। ठीक है, इसके बाद देखो मोस्ट ड्राउट रेसिस्टेंट तो आपको पिजन पी हो गया। इसके बाद मोस्ट, पूरी बात आप लोग नोट कर लेना, इसे यहाँ पर लिख दे ड्राउट रेसिस्टेंट, ड्राउट। फ्रॉस्ट ससेप्टेबल क्रॉप्स, रुक जाइए अच्छी तरीके से नोट कर देने, आप ये बातें नोट करते हैं, तो ये सब बातें आप लोग एक पॉज करके नोट करते रहना, जो भी बात है, कोई भी पल्सेस में छोटी की नहीं, अभी सब चीज़ें बताएंगे हम। चलिए, बस आप लोग इसको देखते जाना, जो भी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कि सर यहाँ पर ये चीज़ है, कुछ किसी को कन्फ्यूजन हो। ठीक, कुछ डेटा वगैरह यहाँ पर अभी लिखवाए नहीं तो कन्फ्यूजन किसी को कोई होगा नहीं, है ना। ओके, तो हाँ, हम ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप अगर पूछे, ड्राउट रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन सी है, रेसिस्टेंट, तो आपको अच्छे से पता है कि रेड ग्राम। पल्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं तो पल्सेस ही की यहाँ पर बात करेंगे, सीरियल्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल पल्सेस की। ठीक, इसके बाद मोस्ट फ्रॉस्ट ससेप्टेबल क्रॉप्स कौन सी है, ससेप्टेबल क्रॉप्स, फ्रॉस्ट ससेप्टेबल क्रॉप में क्या था, रेड ग्राम। ठीक, मोस्ट फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप्स कौन सी है, रेसिस्टेंस क्रॉप किसमें, सब पल्सेस की बात कर रहे हैं तो आपको बताना होगा लेंटिल। ठीक, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पता है होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाए कि फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट फ्रॉस्ट मोस्ट ओल्डेस्ट क्रॉप्स कौन सी है, मोस्ट ओल्डेस्ट पल्सेस क्रॉप्स कौन सी है, पल्सेस की यहाँ पर हम बात केवल कर रहे हैं, तो मोस्ट ओल्डेस्ट पल्सेस क्रॉप्स आपकी कौन सी, लेंटिल। ठीक, उसी पूछा मोस्ट हार्डेस्ट क्रॉप्स कौन सी पल्स में, हार्डेस्ट क्रॉप, बहुत हार्ड है सीड को जिसका। ठीक, तो वो भी आपको लगाना लेंटिल। ठीक, इतनी बातें सबको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको हम लोग ठीक करेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ ये, ठीक है। रेफरेंस नंबर जरूर लिख देना कि सर यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, तो ये पल्स से रिलेटेड, ड्राउट रेसिस्टेंट रेड ग्राम, इसके बाद फ्रॉस्ट ससेप्टेबल रेड ग्राम ज़्यादा से, और इसके बाद देखो फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट कौन सी है, तो लेंटिल। ठीक, मोस्ट ओल्डेस्ट क्रॉप्स कौन सी है, तो लेंटिल आप लोग बताओगे, और मोस्ट हार्डेस्ट क्रॉप्स कौन सी है तब भी आप लोग क्या बताओगे, लेंटिल बताओगे। ठीक, इतनी बात सब लोगों को पता चल गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी बातों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग और पल्सेस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो पल्सेस का इरिगेटेड एरिया, ये आपको याद रखना, इरिगेटेड एरिया, ये इरिगेटेड ओनली 10% है आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 100% में ओनली कितने परसेंट इरिगेटेड एरिया है, तो आपको पता होना चाहिए 10% इरिगेटेड एरिया है ना।
तो ये बातें आप अच्छी तरीके से याद रखना। आपको पता है कि जो पल्सेस मोस्टली ग्रोन होती है रेन फेड कंडीशन में होती है ना, कौन सी कंडीशन में, रेन फेड कंडीशन में ज़्यादातर ग्रो होती है, ठीक। तो इसलिए इसको इरीगेटेड एरिया बहुत कम है, कम प्रेफर, इसलिए हाईएस्ट कम से कम लोवेस्ट प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये बातें अब अच्छी तरह से हमको याद रखें। और हम लोग पल्सेस में इंक्लूड करते हैं, जैसे कुछ और पढ़ लेते हैं पल्सेस, जैसे प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, है ना। इस तरह से देखें कि प्रोटीन, तो आपको पता है 21%, 21.5% के समथिंग जो प्रोटीन होती है वो किस में होती है, चिकपी, ठीक, चिकपी को और हम किस नाम से जानते हैं, बंगाल ग्राम, ठीक। और इस किस नाम से जानते हैं इसको, ग्राम। चिक आप लोग जानते हैं चूजा, ठीक, चिक है ना, चूजा उसी तरह से उसकी चोंच होती है चूजे की, मुर्गी का जो भी होता है, तो इसलिए उसे चिकपी बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है 22% जो होती है, 22.5% जो प्रोटीन होती है लगभग पी में, ठीक। पी आपको पता, पी मतलब गार्डन पी कह सकते हैं इसको, गार्डन पी और फील्ड पी। अगर गार्डन पी वाली होती है तो आपको याद रखना दो चीजें, अगर गार्डन पी वाली हरी है बिल्कुल ग्रीन पॉड, तो इन ग्रीन पॉड कंटेंट प्रोटीन ओनली 7%, यू नो ऑल, तो सब लोग जानते हो। अगर फील्ड पी है तो फील्ड पी में ग्रेन में 22.5% होना, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखा 23, तो 23 को ये होती है काउ पी, ठीक। काउ पी को आपको पता है कि वेजिटेबल मीट बोलते हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल मीट। इसको अच्छी तरह, इसको ग्रीन मैन्योर के लिए यूज करते हैं, वेजिटेबल के लिए यूज करते हैं, पल्सेस के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं वेजिटेबल मीट, है ना। यहाँ पर आपको लिखो वेजिटेबल मीट। और बोनलेस मीट आपको अच्छे से पता, सोयाबीन को बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बोनलेस मीट, ठीक। अच्छी तरीके से याद रखें। उसी पर 24% ये होता है आपको ब्लैक ग्राम उर्द, इसी को हम लोग ब्लैक ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम उर्द को अच्छी तरह। इसके बाद 25% जो होती है वो होती है ग्रीन ग्राम में मूंग, बिगना रेडियाटा जिसे बोलते हैं मूंग, है ना। तो मूंग में 25% होती है, ठीक। अच्छी तरीके से आता है। मूंग को हम लोग गोल्डन ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन ग्राम, ठीक। ये अच्छी तरीके से बात आपको याद रखना है, गोल्डन ग्राम किसे बोलते हैं, मूंग को, अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक। गोल्डन बीन नहीं बोलते हैं इसको, ठीक, गोल्डन बीन नहीं बोलेंगे, गोल्डन ग्राम, ये फोकस करना अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। उसी पर 25% ही लेंटिल में होती है, ठीक, लेंटिल में होती है। ये देख लिया हमने इसमें से सब प्रोटीन परसेंट, ठीक। सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन आपको पता है कि सोयाबीन भी हम लोग कंसीडर करते हैं, लेग्यूम्स और ऑयल सीड क्रॉप्स दोनों होती है सोयाबीन, ठीक। तो सोयाबीन में प्रोटीन परसेंट 40% के समथिंग प्रोटीन होती है, हाईएस्ट प्रोटीन इसमें होती है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया, पूछे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन, तो आप लोग लेंटिल लगा सकते हो, ठीक, या उसमें लिखा होगा मूंग, ठीक। ये जनरली नंबर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतनी बातें आप लोग नोट कर लेना, चलो, ठीक। इसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं पल्सेस से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकते हैं या यूज हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग पता है कि पल्सेस में, तो आपको पता है कि ऑल पल्सेस रिक्वायर नाइट्रोजन कितनी क्वांटिटी हम लोग इसको डालना चाहिए कि पर हेक्टेयर नाइट्रोजन कितने डालें, तो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट रिक्वायर नाइट्रोजन, स्मॉल अमाउंट हम लोग इसको नाइट्रोजन डालते हैं। लगभग आपको पता क्वांटिटी ऑफ देखो 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हम लोग डालते हैं, ये याद रखना अच्छे से, 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ऑन एन एवरेज। अब अगर आपको देखा जाए पल्सेस के बारे में तो इतनी याद है, ठीक। उसी प्रकार देखो अगर देखा जाए ऑल पल्सेस, ऑल जितनी भी पल्सेस होती हैं, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं जनरली, तो 15 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, ठीक। ये बात समझ में आ रही होगा अच्छे से कि जनरली हम लोग नाइट्रोजन की डोज जो डालते हैं 15 से 25 किलोग्राम, 15 to 25 kg, है ना, नाइट्रोजन, ठीक, 15 to 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, इतनी हम लोग जनरली, एक्सेप्ट राजमा, यहाँ पर एक्सेप्शन है बेटा, तो एक्सेप्ट राजमा में बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो यहाँ पर राजमा लिख लेना, ठीक है। ये बातें नोट कर लें, एक्सेप्ट राजमा। उसी प्रकार देखो कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो आपको पता 15 से 35 किलोग्राम 15 to 35 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इतना फिक्सेशन कर लेते, ठीक है, ओके।
और इसके बाद और भी हम लोग पल्सेस में तमाम चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। देखो कि पल्सेस में राइजोबियम, ठीक है, तो आपको पता राजमा डज नॉट फिक्स राइजोबियम, राजमा डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन क्यों नहीं फिक्स करता आपको पता है, इसके जो रूट नोडुल्स है ना, आपको पता लैक ऑफ लेग हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसमें, लेग हेमोग्लोबिन अच्छा जो पिंक कलर का होता है, ठीक, इसलिए ये कम नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये बात आपको पता है। रूट नोडुल्स लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, बट रूट नोडुल एक्टिव नहीं होती, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि बट नॉट एक्टिव, रूट नोडुल्स फाउंड बट नॉट एक्टिव, ये बात आपको याद होना चाहिए। रूट नोडुल्स होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तीन बातों को अच्छी तरीके से हम लोग याद रखना है, ठीक, ओके। देखो जनरली जो पल्सेस क्रॉप्स होते हैं तो पल्सेस क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत कम है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन से आप मोस्टली आपको पता मार्जिनल फार्मर है हमारे यहाँ, और रेन फेड कंडीशन है, ठीक, इसका हार्वेस्ट इंडेक्स लो होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि पल्सेस क्यों हम लोग खाते हैं, तो आपको पता है कि पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक, ये तो सबको पता, रिच सोर्स, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसी तरह से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो कहीं से कोई नहीं छूटेगा, हर टॉपिक में आपको ऐसी तरह से कवर कराया जाएगा। पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है तो अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट पेस्ट, इसलिए इसको मोर इंसेक्ट पेस्ट। मेनली पल्स क्यों कंजप्शन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक। देखो कि आपको पता है कि पल्सेस आर लैक ऑफ मेथियोनिन अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड, मेथियोनिन। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं आप लोग, बस सुन रहे हो तो नोट करते जाना। मेथियोनिन अमीनो एसिड की डिफिशियंसी पल्सेस में होती है, ठीक, वेजिटेबल में भी मेथियोनिन अमीनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, और लाइसिन अमीनो एसिड की डिफिशियंसी आपको आज सबसे पता है कि सीरियल क्रॉप्स में होती है, ठीक। मेथियोनिन अमीनो एसिड मतलब आपको पता कि तीन चीज़, सिस्टीन और मेथियोनिन, ये तीनों जो होती है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं ना, इसलिए इसमें सल्फर की क्वांटिटी अच्छी तरीके से देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पता है कि सल्फर की क्वांटिटी हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो सल्फर की क्वांटिटी किस लिए देते हैं कि पल्सेस में प्रोटीन को रिच करने के लिए, ठीक है, और ऑयल सीड में ऑयल को रिच करने के लिए, ठीक, अप्लाई करते हैं सल्फर। तो सल्फर यूज फॉर, ठीक, इंक्रीज प्रोटीन इन पल्सेस क्रॉप एंड इंक्रीज ऑयल इन ऑयल सीड क्रॉप, ठीक, तो इसलिए सल्फर ज्यादा दिया जाता है, आपको अच्छे से पता होगा, है ना। चलो तो ये बातें आपको नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ये बातें। और हम लोग देखते हैं कुछ बातें इसमें पल्सेस क्रॉप में। तो जनरली जो पल्सेस क्रॉप होती हैं उसमें नाइट्रोजन कम देते हैं, ये सभी को पता चल गया अच्छी तरीके से क्यों देते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे अभी आपको बताएंगे इसकी पूरी चीज़ें, जो भी मेथड होता है। और देख लेते हैं हम लोग पल्सेस के बारे में तमाम चीज़ें और देख लेते। देखो तो पल्सेस में रूट नोडुल्स होते हैं, रूट नोडुल्स, ठीक, अच्छे से पता, जो रूट नोडुल्स होते हैं तो रूट नोडुल्स के द्वारा ही क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो आपको अच्छे से पता है कि जो मोलिकुलर नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट हो जाती है टू अमोनियम फॉर्म में, ठीक। ये कन्वर्ट जो करता है वो आपको पता बैक्टीरिया करते हैं, ठीक, ये बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ठीक, इस तरह से। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है इसमें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक, नाइट्रिफिकेशन नहीं यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया द्वारा कन्वर्जन होता है, ठीक, रूट नोडुल। तो इसके पीछे लॉजिक तमाम चीजें, रूट नोडुल्स कैसे फॉर्मुलेशन होता है आपको अच्छे से पता है। रूट नोडुल्स जब बनते हैं तो पहले थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटर करता है, ठीक है, किस रूट हेयर से अंदर जाएगा, एंट्री करेगा इनसाइड, कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, कॉर्टेक्स से बैक्टीरियोइड्स बनेगा, बैक्टीरियोइड्स के माध्यम से आप लोग क्या होगा कि सेल डिवीजन इनिशिएट होगा। जब सेल डिवीजन इनसाइड में हो जाएगा इन कॉर्टेक्स में, तो सेल इंक्रीज होंगे, तो फिर रूट नोडुल्स फॉर्म बन जाते हैं। जो तब रूट नोडुल्स बन जाते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन होती है कि उसमें लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग हेमोग्लोबिन का आपको पता है कि जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है उस ऑक्सीजन को टेक कर लेता है। जब ऑक्सीजन को ले लेता है तो वहां पर जो भी कंडीशन हो जाती है वो एनारोबिक कंडीशन हो जाती है। तब उस एनारोबिक कंडीशन में जो एंजाइम जो काम करता है वो नाइट्रोजन एंजाइम होता है। तो इसके द्वारा ये चीजें होती है। आपको अच्छे से पता है कि सभी पल्सेस
जो है या सभी क्रॉप्स नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं, नाइट्रेट के रूप में, है ना, ये सबको अच्छी तरीके से पता है ना। नाइट्रेट के रूप में आपको पता है कि अगर ये इसमें अमोनिया फॉर्म है तो इसके बाद ये है ना इस तरह से ये टूटेगा, ये देखो नाइट्रेट फॉर्म। तो ये वाली जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हो ये नाइट्रिफिकेशन है। कौन सी प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन में क्या डिफरेंस। तो आपको बताया जाएगा पहले, सबसे पहले इसे पूरी स्टोरी होगी इसकी, पूरा बढ़िया तरह से एक चैप्टर होगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपको पता है नाइट्रेट जब चला जाता है अमोनियम फॉर्म में जाता है, फिर ठीक नाइट्रोजन क्यों इसेंशियल होता है, प्रोटीन के लिए, ठीक वहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट रिडक्टेज होगा, ठीक। इस तरह से आपको पता है कि ये चीज़ें जब NO2 में फिर जाएगा, जब प्लांट इसको अपटेक कर लेगा, अपटेक करेगा तो अपटेक के बाद ये प्रोसेस होगी नाइट्रेट रिडक्टेज, और इसके बाद नाइट्राइट रिडक्टेज होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अमोनियम बनेगा, ठीक। अमोनियम से फिर और क्या बनेगा, अमोनियम किस लिए आवश्यक है आपको पता है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अमीनो एसिड सीधी प्रोटीन बन जाते हैं। लेकिन ये सिंपल प्रोसेस, अभी उसमें ग्लूटामाइन वगैरह ऐड होते हैं, तमाम चीज़ें ये बताया जाएगा पूरी। तो देखो ये नाइट्राइट जो रिडक्टेज होता है ये जाके साइटोप्लाज्म में होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, ये नाइट्राइट रिडक्टेज, तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी, छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बता देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बाद में बताया जाएगा रूट नोड्स, बस इतनी बात याद रखने की नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हुई तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अगर ना समझ में आया हो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें हम लोग बताएंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये सिर्फ हमने थोड़ा सा आपको बताया, केवल ये 30 मिनट में आपको जल्दी से फास्ट चीज़ें इंट्रोडक्शन बताया है। आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अगर ज्वाइन करना तो आप लोग आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में, ठीक है। क्लासेस प्रॉपर वे में चल रहे हैं तो अच्छी तरीके से आइए। अभी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना, और जितना भी इसमें डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।